श्री बाळासाहेबजी काळे, विशेष अतिथी ज्येष्ठ विधिज्ञ भाटेसाहेब, प्रखर राष्ट्रभक्त काकासाहेब रुपारेल, चंद्रशेखरजी शेवळकर, ज्येष्ठ विचारवंत प्रमोदजी काळे सर, आणि या कार्यक्रमाचे ज्यांनी आयोजन केले ते खामगाव शाखेचे आमचे अध्यक्ष मनोजजी जोशी आणि समन्वयक राम मिश्राजी, ॲडव्होकेट चपळगावकरजी, प्रसादजी डोरले, मनीषजी जोशी, प्रसाद वरणगावकर, श्री वल्लभ देशपांडे, जितेंद्रजी पुरोहित आणि महिला आघाडी, युवा आघाडी, पौरुत्य आघाडी यांच्या सर्व जे सभासद आहेत, कार्यकर्ते आहेत, त्यांचं मी अभिनंदन करतो की त्यांनी आज इथं जे कार्यक्रम जो आयोजित केला त्या कार्यक्रमाची आज समाजाला खूप गरज आहे. आपको हिंदी मोड चलेगा क्या? तो आज क्या हुआ कि क्रांतिकारी स्वातंत्रवीर, समाज सुधारक, लेखक, कवि, दार्शनिक और जो विद्वान थे, प्रचंड विद्वत्ता थी उनके अंदर, और जो सच्चे इतिहासकार थे, जिनका त्याग, तपश्चर्या और उनके कट्टर हिंदुत्ववादी विचार, हिंदू के संगठक और एक ज्वलंत साहित्यिक था उनके अंदर. उसके साथ साथ में वह एक तेजोपुंज करके थे. ऐसे महान व्यक्तिमत्व को स्मरण करते हुए उनके विचार आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं. और सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने इस सावरकर जी की विचारधारा को सुनने के लिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आयोजित हुए. क्योंकि आज आपने देखा होगा कि सावरकर जी के बारे में जो कुछ बातें होती है, लेकिन लोगों को उनका सच्चा जो त्याग है वो पता ही नहीं है. और वो बताने की, मैं आपको समझाने की, या मेरा इतना कोई बहुत बड़ा अभ्यास नहीं है या मेरी लायकी नहीं है कि सावरकर जी को मैं शब्दों में बांध सकूं. सावरकर जी इतने बड़े व्यक्तिमत्व है कि उस पर 10-15 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल है. 7-7 दिन की व्याख्यान मालाएं भी कम पड़ जाएंगी, इतना बड़ा उनका चरित्र है. तो मैं अपने शब्दों के, मेरी जो शैली है उसके साथ में शुरुआत करता हूँ. सावरकर जी कैसे थे कि जिनके शब्द शब्द ज्वालामुखी थे और लेखनी थी तलवार. जिनके शब्द शब्द ज्वालामुखी थे और लेखनी थी तलवार. जिनके वाणी में भी माँ भारती की आजादी की थी हुंकार. जिनके हौसलों को अंडमान की दीवारें भी न टिका पाई. जिनके हौसलों को अंडमान की दीवारें भी न टिका पाई. ऐसे वीर सावरकर को हम करते हैं वंदन बारंबार. तो पहले उनको अभिवादन करते हैं. मित्रों, ये सावरकर जी ऐसे आदमी थे, ऐसा एक युग पुरुष होके गए अपने लिए कि जिनका नाम सुनकर ही हमारा सर आदर से झुक जाता है. इतने बड़े व्यक्ति होते हैं और ये झुकना भी चाहिए. जिस पर हमें अगाध श्रद्धा आना चाहिए, जो हमारे नायक होना चाहिए, उनके ही जीवन के सत्य को बगैर जाने कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर उस महापुरुष की गलत छवि जो है वो बताने का आज प्रयास कर रहे हैं और झूठा इतिहास बनाकर उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं. क्योंकि उनका अभ्यास कम है, खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप जानकारी लेके उनके बारे में बता सकते नहीं. लोग बताते हैं कि वो अंग्रेजों के हिमाकतदार थे, माफीवीर थे, ऐसी बातें बहुत से बता. लेकिन उनको आज हमको ये समझाना जरूरी है कि उनका संघर्ष क्या था. उनका सारा जीवन उन्होंने माँ भारती को समर्पित कर दिया था. हमारा आजाद भारत, हिंदू समाज उनका सदैव ऋणी रहना चाहिए. इतनी बड़ी उनकी छवि थी. और इसी बात को जो लोगों में गलत फहमी है कि सावरकर जी का व्यक्तित्व कैसा है, क्या है, ये बगैर जानकारी की जो लोग आज उनकी टीका टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे वीर सावरकर जी को मैं पहले कोटि कोटि नमन करते हुए आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि भाई ये किस ढंग से उनका जो नाम है, उनका जब जीवनी है, उससे आपको जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा. आपको पता होगा कि सावरकर जी ने लंदन में बैरिस्टर की डिग्री, उनको परीक्षा वो पास कर दिए थे, लेकिन उनको डिग्री नहीं दी गई थी. और यह आज तक के इतिहास में पहली घटना है उस संस्था की, ग्रेजिंग संस्था की. एक में उदाहरण है कि जिनको उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उनको डिग्री नहीं दी गई. अभी आपने, हमारे मुख्यमंत्री ने बताया था कि उनसे डिग्री लाने की अभी चल रहा है उनका कोशिश. तो लेकिन उन्होंने डिग्री क्यों नहीं ली, ये मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहूंगा. उन्होंने कहा था
कि मेरे देश को गुलाम करने वाले के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ले पाऊंगा, मेरे देश को गुलाम करने वाले के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ले पाऊंगा, ब्रिटिश राजा के आगे कभी मैं अपना शीश नहीं झुकाऊंगा। बैरिस्टर की डिग्री तो महज एक कागज का टुकड़ा है, और बैरिस्टर की डिग्री तो महज एक कागज का टुकड़ा है, और उस कागज के टुकड़े के लिए मैं मां का गद्दार नहीं कहलाऊंगा। उन्होंने उस डिग्री को इसलिए लेना चाहिए कि उस डिग्री लेते वक्त उन्होंने बताया था कि आपको लॉयल्टी रखना पड़ेगा ब्रिटिश राज्य के समाज के, और उसके ऑनर बोलना पड़ेगा। इतना उन्होंने डिग्री नहीं ली, लेकिन वहां अपने भारत माँ का सर झुकने नहीं दिया। इतने महान उनके विचार थे। मैं चाहता हूं कि उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके मातृभूमि के प्रति अभिमान के कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखूं। मैं वैसे तो कस्तूरी जी बहुत बड़े वक्ता है, उनके विचार आपको सुनने हैं। मैं मेरे टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने बताना चाहूंगा कि उनका क्या क्या कार्य था और कैसा था। सबसे पहला कार्य उनका था एक सबसे बड़े कि 1907 में उन्होंने जो 1857 का समर है उसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी, और सारी पुस्तक नहीं लिखी, उन्होंने काफी डॉक्यूमेंट्स का रिसर्च किया। रिसर्च के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये उन्होंने सिद्ध करने के बाद, और विशेष बात की है, इस पुस्तक के प्रकाशित होने से पहले ही उस पर बंदी आ गई थी, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने प्रेरणा लेके उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसमें छपवाया, कुछ हस्तलिखित प्रतियां बांटी, और उसके बाद उस पुस्तक से पूरे क्रांतिवीरों के अंदर एक तरह से जोश भर गया। तो उनका जो काम था कि इस पुस्तक का क्या क्या असर उस वक्त क्रांतिकारियों पर हुआ, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस पुस्तक से प्रेरणा लेकर मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की हत्या की थी, आपको पता होगा। यानी उस पुस्तक का उस दौर के अंदर जो जोश भरना था और आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों को खड़ा करने का काम था, उसके लिए पुस्तक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और आपको पता होगा नासिक में जो जैक्सन करके कलेक्टर थे, उनकी भी हत्या जो की थी वो एक कानेरे करके 16 साल के युवक ने की थी। यह भी उस पुस्तक का परिणाम था। भगत सिंह ने इस पुस्तक को गुप्त रूप से छपवाया और युवाओं तक पहुंचाने का कार्य किया। नेताजी सुभाष चंद्र पर इस पुस्तक का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति की भावनाओं को इस पुस्तक को पढ़कर आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस पुस्तक से इतने लोगों ने प्रेरणा ली, जो क्रांतिकारियों के नाम आपको बताता हूँ मैं कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई युवा हैं क्रांतिकारी जिनके लिए यह पुस्तक जो उस दौर में क्रांति गीता के नाम से मशहूर हुई। हर क्रांतिकारियों के लिए गीता की तरह की पुस्तक ने काम किया, और इससे युवाओं में यह भावना जगी। उस वक्त जो डर था लोगों के अंदर कि हम लोग अंग्रेजों के विरोध में जाएंगे तो ये पाप है, ऐसा है, तो उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से सिद्ध किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना, विद्रोह करना, यह राष्ट्रभक्ति है, यह कोई पाप नहीं है। और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने जिन जिन लोगों के उदाहरण दिए थे उसमें प्रमुख थे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे। इनका जो उस टाइम का त्याग था, देश के प्रति बलिदान था, उसको उन्होंने उस पुस्तक में छपाया। और ये सभी जो वीरों का उसमें वर्णन किया गया, आपको बताऊं कि सारे वीर ब्राह्मण थे। क्रांतिकारी के अंदर लोग जो बोलते ब्राह्मणों का योगदान नहीं है, और ब्राह्मण तो हमेशा ऐसे ही राष्ट्र प्रेमी रहा, राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है। ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम है जो आज़ादी के वक्त हमारे देश के लिए मरने के लिए तैयार हुए। कईयों ने अपने फांसी फंदे पे झूल गए, यातनाएं सही की। उसके अंदर प्रमुख रूप से मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि तात्या टोपे, मंगल पांडे और बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल, ये जितने सावरकर जी, नाना साहेब, वासुदेव बळवंत फडके, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन लाल धिंगरा, राजगुरु, खुदीराम बोस, चाफेकर बंधु, ऐसे अनगिनत ब्राह्मण लोगों के नाम हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। और उन लोगों को ये हमें गर्व होना चाहिए हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर कि ये ब्राह्मण समाज कितना काम करता था। उस वक्त समाज को जागरूक करने का भी कार्य करता था, साथ साथ में उन्होंने इस देश में क्रांति लाने का भी काम किया। और यह अपने मातृभूमि को प्राथमिकता देने का काम हमेशा ब्राह्मणों ने किया है। और इसी के ऊपर मैं आपको बताता हूं एक पंक्ति के रूप में कि आजादी के आंदोलन में तिलक की हुंकार थी, सावरकर का ज्ञान था। आजादी के आंदोलन में तिलक की हुंकार थी, आजादी का ज्ञान था। ब्राह्मणों के कलम में आग थी, सीने में आजादी का अरमान था। ब्राह्मणों के कलम में आग थी, सीने में आजादी का अरमान था। जनेऊ और शिखा के साथ साथ ब्राह्मणों ने तब बंदूकें भी संभाली थी।
जनेऊ और शिखा के साथ साथ तब ब्राह्मणों ने बंदूकें भी संभाली थी, क्योंकि राष्ट्र के लिए समर्पित ब्राह्मणों के रग रग में हिंदुस्तान था। तो ऐसे रग रग में हिंदुस्तान, मातृभूमि की बात करने वाले ब्राह्मण लोग इस क्रांतिकारी